हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हम चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर इज लोकस। लोकस में हम लोग आज स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या तो जनरल इक्वेशन बोलूंगा उसको मैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरली जेई के क्वेश्चंस में बहुत जगह ये जनरल इक्वेशन आती है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि x जो होता है वो z प्लस जेड बार बाई 2 होता है, और y जो होता है वो होता है z माइनस जेड बार बाई 2i। तो मैं इस x और इस y की जगह मैं z में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इक्वेशन, तो ये दोनों चीज़ें उठा के रख दूंगा। तो मुझे z प्लस जेड बार बाई 2 मिला, प्लस b z माइनस जेड बार बाई 2i प्लस c इक्वल टू 0। अब बच्चों, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट 2c, और ये a z प्लस जेड बार हो गया, और i को डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो नीचे i स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ये, और i इसके बाजू में आ जाएगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं अभी कॉमन ही लिखता हूँ, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। i से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो i स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर ऊपर i आ गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अगर तुम लोग नोट करो तो z को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो मेरे को a इधर से a इंटू जेड ए जेड मिला, माइनस बी जेड मिला, तो माइनस बी आई बिट मल्टीप्लाई हुआ, तो बी आई है, लिखने से बेटर आई बी लिख देता हूँ, a माइनस आई बी जेड प्लस, अगर मैं b को कॉमन निकालूँ, सॉरी अगर मैं z बार को कॉमन निकालूँ, z बार, तो ये a माइनस अंदर गया प्लस हो गया, b इंटू जेड बार आई, तो z बार के बाजू क्या है बी आई प्लस आई बी प्लस 2c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन मिली। तो ये जो इक्वेशन है ना, यही जनरल फॉर्म है। इसको हम अल्फ़ा बोल देते हैं, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बार हो जाएगा। तो अल्फ़ा बार z प्लस अल्फ़ा जेड बार, 2c को c बोल देते हैं, कि 2 इंटू एनी कॉन्स्टेंट विल बी अनदर कॉन्स्टेंट, तो नया कॉन्स्टेंट बन गया c। तो बोलो अल्फ़ा बार z प्लस अल्फ़ा जेड बार प्लस c इक्वल टू 0 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टर्म्स हेल्प से मदद बनी। और जनरल इक्वेशन किसकी है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ लाइन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ रोटेशन फार्मूला। अब रोटेशन फार्मूला की मदद से तुम कैसे निकाल सकते हो। तो बच्चों, तो रोटेशन के बारे में तो तुमको पता है, Z1 Z2 के अलॉन्ग Z रहेगा, मतलब Z 2 पॉइंट गिवन है, Z1 Z2, Z कैसा है कि ऐसा घूम रहा है, उसके अलॉन्ग घूम रहा है। तो तुम लोग जानते हो कि इनके बीच में रोटेशन कुछ करना ही नहीं है। तो अगर तुम लोग देखो Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, तो बच्चों तुम लोग जानते हो कि रोटेशन कैसा होता है कि इधर मॉड लगा देते हैं हम लोग, जो मैंने पढ़ाया वो रोटेशन चैप्टर में ऐसा लगा देते हैं, और यहाँ पर e टू पावर i। इस केस में क्या हो रहा है, देखो z माइनस Z1, z पहले है तो ये एरो ऐसा हो गया, z माइनस Z1 का एरो ये हो गया, और z माइनस Z2 माइनस Z1, तो ये एरो Z2 की तरफ है, दोनों एरो ऐसी है। तो इनके बीच का एंगल क्या है, दोनों एक ही साइड में, तो i इंटू 0, एंगल क्या है 0। तो बच्चों, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका r है और ये उसका आर्ग्यूमेंट है। तो अगर मैं लिखूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या दिखा, 0 मिला। तो बच्चों ये 0 मिला, तो मतलब क्या हुआ, z कहीं ऐसा लाई कर रहा है जो Z1 और Z2 के कोलिनियर है, लेकिन ये साइड है या ये साइड है, लेकिन बीच में नहीं हो सकता है। तो अगर तुम बीच का सोचो, ये Z1 है, ये Z2 है, और बीच में z है, तो z माइनस Z1 मतलब ऐसा हो गया, Z2 माइनस Z1, Z2 से Z1 की तरफ ऐसा हो गया, सही है ना। Z2 माइनस Z1 उल्टा हो जाएगा। तो बच्चों, इसका अगर ये केस होता तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या मिलता, बताओ मेरे को। इसका आर्ग्यूमेंट मिलता पाई मिलता।
साइड में अगर है तो उसका आर्ग्यूमेंट ये मिला z माइनस z1, z2 माइनस z1, दोनों एक डायरेक्शन में थे, z माइनस z1, z2 माइनस z1। ओके, ये बाई चांस सेम ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो बच्चों ये केस में भी 0 ही मिल रहा है। तो मैं काम करता हूँ, देखो z माइनस z1 ये डायरेक्शन में गया, अब z2 माइनस z1 ये डायरेक्शन में चाहिए, तो z2 की तरफ जाएगा, तो z2 इधर ले लिया, तो इस केस में ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आ रहा है? तो 0 और पाई में z हर जगह आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा z। तो z1 और z2 इधर है, तो इधर घूमेगा, बाजू में घूमेंगे तो बीच में घूमेगा, तो दोनों केसेस में अपने क्या मिल जाता है, लाइन मिल जाता है। अगर सिर्फ 0 लिखा तो तुम लोग फाइंड कर सकते हो बीच का सेगमेंट मिलेगा या लास्ट का री मिलेगा। पाई में लिखा है तो बोल सकते हो बीच का सेगमेंट मिलेगा या री मिलेगा, डिपेंडिंग z1 z2 हम लोग कहाँ ले रहे हैं। लेकिन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया तो बीच का सेगमेंट भी मिला और बोथ साइड रे भी मिल गए, तो इस तरह से हमको इक्वेशन मिल जाती है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सिचुएशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ रोटेशन फार्मूला। और यहाँ पर हम ये बात भी सीखे कि z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का आर्गूमेंट ले लिए, तो वो दोनों को जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है बन रहा है, जो वेक्टर उनके बीच का एंगल देता है। ये दोनों के बीच का एंगल 0 या पाई हो तो ऑटोमेटिकली अपने को स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 या पाई है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 या पाई है तो वो रियल पे रहेगा, क्योंकि अगर इधर है तो 0 रहेगा और इधर है तो पाई रहेगा। तो मतलब z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 रियल है। तो अगर वो रियल है तो हम लिख सकते हैं कि z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का बार इक्वल टू हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन सेम चीज़ मिलेगी, क्योंकि z बार इक्वल टू z होता है। रियल अगर z है तो z बार इक्वल टू z होता है। z अगर रियल है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z उसका 2k पाई होता है, 0 या पाई होता है, अलग अलग होता है, और z बार इक्वल टू z होता है, तो इसका बार इक्वल टू ये हो जाएगा, तो बार बढ़ जाएगा बटा, और सामने जो है वो है। तो बच्चे इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि अगर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दोगे तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा, इधर गया, और ये डिटर्मिनेंट को तुम ऐसे लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ये इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा। तो ये इक्वेशन भी ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसको बड़ा सा और लिख दे रहा हूँ मैं, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है क्योंकि यहाँ से आया, ये भी है, ये और ये सेम ही है, दोनों एक दूसरे से मिले। तो बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये देखो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होंगे तो, लेकिन बात बता देता हूँ कि z माइनस z1 मतलब z की तरफ एरो जा रहा है z1 से, z माइनस z2 मतलब z की तरफ एरो जा रहा है z2 से, z2 माइनस z1 मतलब z2 से एरो जा रहा है z1 की तरफ। तो ये बातें तुम लोग को क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों कुछ चीज़ें देख लेते कि कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन, ये सब क्या होता है। मतलब एक इक्वेशन है जैसे a बार z, जो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है इन टर्म्स ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो हम लोग को पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी से रिजेम्बलेंस है इसका, और इसका स्लोप हम लोग कैसे लेते हैं, इसका स्लोप होता है x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। तो इसका स्लोप ये होता है, ये हमारे कोऑर्डिनेट के वर्ल्ड में। तो उसी से कंपेयर करके अगर तुम कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन निकालोगे ना तो ये ऐसे हो जाता है माइनस ए अपॉन ए बार, ठीक है, माइनस ए अपॉन ए बार, जेड बार का कोएफिशिएंट अपॉन जेड का कोएफिशिएंट। तो ये अपना कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन होता है। सिमिलरली अगर तुमको 2 पॉइंट्स से पास हो रही है z1 और z2, तो जैसे हमारा y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस x2 माइनस x1 से कंपेयर करें, वैसे ही कॉम्प्लेक्स स्लोप ये और ये इक्वल हो जाता है z2 माइनस z1 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। तो नोट करने वाली बात है ये एग्जैक्ट स्लोप नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्लोप नहीं है, हाँ, ये कॉम्प्लेक्स स्लोप है, ये अलग कॉन्सेप्ट है जो डिफाइन किया हुआ है फॉर स्पेशली फॉर स्ट्रेट लाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z के टर्म्स में। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द पॉजिटिव रियल एक्सिस इज गिवन बाय, तो स्लोप ऐसे भी गिवन होता है, ओमेगा जो होता है इधर e⁻² थीटा होता है। तो इसमें नोट करो एक्सिस से वो लाइन क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस, लेकिन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, जनरली यही इस पर नहीं जाता है, लेकिन अगर गया और नोट्स में क्वेश्चंस मिले तो इस पे मिल सकते हैं,
इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। लेट W1 W2 बी कॉम्प्लेक्स स्लोप दो लाइंस के, तो अगर वो दोनों सेम हो गए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और दोनों का एडिशन अगर जीरो होता है तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो बच्चों ये बातें लिख लो एक बार, ताकि कभी यूज़ हो तो हो जाएंगे। मेन टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, मतलब इमेज निकालना है तुमको, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। एक पॉइंट दिया है, उसका इमेज निकालना है, Z1 का इमेज Z2 है मतलब, और वो लाइन की इक्वेशन क्या दिया है, अल्फा बार Z प्लस अल्फा Z बार प्लस R, मतलब जनरल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों देखो इसका मेथड क्या है। पहली बात, अगर ये इसका इमेज ये है तो इसका मिड पॉइंट जो है इस पे लाई करेगा, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला Z1 प्लस Z2 बाई 2। ये जो है इसकी Z की जगह मैं पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर अल्फा बार Z1 प्लस Z2 बाई 2 प्लस अल्फा Z की जगह Z1 प्लस Z2 बाई 2 का बार प्लस R इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक सही है। देन इसको देखो सिंप्लीफाई करो तुम लोग, तो ये इक्वेशन मिलेंगे, उसको मैंने इक्वेशन बोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2R हो गया, सब मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे हो गया। ये एक कंडीशन मिली मिड पॉइंट की, लेकिन मिड पॉइंट होना इज़ नॉट द ओनली कंडीशन। मान लो एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, ये Z1 है Z2 है, तो मिड पॉइंट इसका भी हो सकता है और ये इमेज नहीं है। तो इमेज के लिए सिर्फ मिड पॉइंट होना कंडीशन नहीं है, परपेंडिकुलर होना भी कंडीशन है। ये ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इमेज हो जाएंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, PQ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो बच्चों हम लोग ने लास्ट टॉपिक में देखे थे कि परपेंडिकुलर की ω1 प्लस ω2 इक्वल टू 0 कंडीशन थी। देखो याद करो, ω1 प्लस ω2 इक्वल टू 0, और ω1 ω2 क्या थे, कॉम्प्लेक्स स्लोप थे। तो ω1 इस लाइन का ये रहता है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, है ना। फिर ω2 इस लाइन का क्या याद करो, माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार था, मैंने भी लिखाया था A के टर्म्स में, माइनस A अपॉन A बार। तो इन दोनों का एडिशन 0 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करा तो मेरे को ऐसी इक्वेशन मिली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिली, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। तो देखो ये फर्स्ट टर्म मिलता जुलता है, सेकेंड टर्म थोड़ा अलग है, दोनों को इक्वेट कर दिया या दोनों को ऐड कर दिया। देखो तो मेरे को ये ऐड होके ट्वाइस हो गया, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा कुछ चीज़ें। देखो ये ऐड हो गया, अल्फा बार Z2 भी ऐड हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से बचेगा, और ये 2R तो था ही, तो इस तरह से कुछ बच रहा है। देखो सही है बच्चों। तो ये इक्वेशन बची, इसमें से 2 कॉमन निकाली, ये इक्वेशन। तो बात प्रूफ ठीक है। बात क्या है कि ये जो लाइन की इक्वेशन थी वही लाइन इक्वेशन मिली, Z की जगह Z1 डाल दिया है, और Z की जगह दूसरे Z की जगह Z2 डालते हैं। एक बार वाले की जगह Z1 डाला है और दूसरी की जगह Z2 डालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बार वाला Z बार जो था तो Z1 आ गया, और नॉर्मल Z की जगह Z2 आ गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो तुमको ये बात याद रखना है कि अगर Z1 Z2 इस लाइन के अबाउट मेरे इमेज तुमको निकालना है, तो एक Z1 इसमें पुट कर दोगे बार की जगह, और दूसरा Z2 तुमको ऑटोमेटिकली यहाँ मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कॉपी कर लो, इसका प्रूफ है बेसिकली। देन कंडीशन फॉर 2 लाइन्स टू बी पैरेलल परपेंडिकुलर, हमने वो कॉम्प्लेक्स स्लोप के फॉर्म में देखे थे। अगर परपेंडिकुलर पैरेलल हम दूसरी तरफ से प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि 2 लाइन्स हैं AB और CD पैरेलल है, Z1 Z2 को ज्वाइन करें, Z3 Z4 को ज्वाइन कर CD। तो बच्चों इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, बीच का एंगल 0 होगा। अगर कोई चीज़ का आर्ग्यूमेंट 0 होता है, पाई भी हो सकता है, अगर उल्टा पुल्टा होता तो 0 या पाई होता है, तो ये चीज़ क्या होती है, रियल हो जाती है। तो ये रियल हो गई, इस डायग्राम के सब 0 हो रहा है, तो ये रियल हो गई। तो रियल है तो Z बार इक्वल टू Z होता है, तो इसका होल बार लूँगा मैं, तो वो सेम टर्म के इक्वल होगा और बार सद में बढ़ जाएंगे। तो कंडीशन ऐसी कुछ देखो, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इक्वल टू उन पे पूरा बार। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। पहला इन कंडीशन ये दोनों ऐसी है। सेकंड परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, क्योंकि ये CD इज परपेंडिकुलर टू AB है, CD इज परपेंडिकुलर टू AB है, तो उनके बीच का एंगल क्या है, Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z4 का बीच का एंगल क्या है, प्लस π/2 या माइनस π/2 रहेगा।
तो ये इसका आर्ग्यूमेंट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, मतलब ये यहाँ या यहाँ लाई करेगा, तो मतलब वो प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी कंडीशन क्या है, जेड बार इक्वल टू माइनस जेड। तो हमने इस पर बार लगा दिए तो बार पूरे बढ़ गया, इस पर बार लगा दी और इस पर नहीं लगाए और माइनस लगा दी, तो ये कंडीशन है। तो सेम ही यही है, से माइनस साइन आता है इधर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा और ये भी याद रखना क्वेश्चंस फटाफट होने के लिए। तो बच्चों इसको देख लो, इस पर एक एग्जाम्पल लेते फिर आगे बढ़ते। तो बच्चों देखो एक एग्जाम्पल तो बनता है इसका, इस पॉइंट का इमेज, ये पी ए, अपने को ये लाइन के अबाउट इमेज निकालना क्यों। तो तुम लोग को याद होगा कि अपने जो लाइन का क्वेश्चन का लाइन था वो कैसा था, अल्फ़ा जेड बार प्लस अल्फ़ा बार जेड प्लस आर, मतलब ये कांस्टेंट था। अब इस लाइन में प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे एग्जैक्ट फॉर्म का नहीं है, ठीक है, फॉर्म का नहीं है। इधर आर होना चाहिए, मतलब आर मतलब रियल रहता है, ठीक है, याद रखो। ये 2i, इधर 2 रहना चाहिए, तो i से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये i माइनस 1 हो गया z, i प्लस 1 हो गया z बार, हाँ, तो और ये माइनस 2 हो गया, तो इधर प्लस आर होता है, तो इधर प्लस ला लो एग्जैक्टली, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस i हो गया z माइनस प्लस हो गया 1 प्लस i z बार प्लस 2, ठीक है, हम लोग ने एग्जैक्ट फॉर्म में ला ली। बच्चों अब तुमको अगर याद होगा तो हम लोग इधर करते क्या थे, ऊपर z1 नीचे z2, तो z1 बार की जगह आता था अल्फ़ा z1 बार प्लस अल्फ़ा बार z2 आता था प्लस r। तो इधर क्या होगा, हमारा z1 ये है p 1 माइनस i, तो वो इधर आएगा, तो इधर क्या होगा, इधर z1 आएगा, इधर z2 आएगा, बार के अंदर जो है वो z1 रहता है। तो ये 1 माइनस i z2 निकालना है अपने को, क्योंकि q अपना z2 है, और ये 1 प्लस i 1 माइनस i का हो जाएगा बार, तो मैं लिख देता हूँ पहले, तो अब इसको सॉल्व करना, z2 मिल जाएगा, तो 1 प्लस i का स्क्वायर हो गया। तो इधर क्या हो रहा है, तो ये 1 प्लस i है और ये भी 1 प्लस i है प्लस 2, तो स्क्वायर हो गया, तो ये 1 प्लस 2i प्लस i स्क्वायर हो गया प्लस 2, और यह 1 माइनस i z2, तो ये i स्क्वायर और 1 तो कैंसिल हो गया, 2i 2 बचा, 2 कॉमन निकला, 2 कॉमन निकला और 1 प्लस i बचा, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब z2 यहाँ से निकल जाएगा, जो कि 1 प्लस i अपॉन, इसको उल्टा कर दिया मैंने, i माइनस 1 कर दो, ये तो 1 माइनस i कर दो और इधर माइनस कर लो, तो तुमको आगे आता है, तुम क्या करोगे, इधर 1 प्लस i से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा नीचे का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 प्लस i का स्क्वायर, अभी देखिए तो 2i बचता है। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या आ रहा है, z2 इक्वल टू माइनस i, तो ये हमारा आंसर आ गया, हो गया, सिंपल था ना। बस अब यार स्ट्रेट लाइन पे एक कॉन्सेप्ट बचा है, वो कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल जगह क्वेश्चन, ये टॉपिक ये ख़त्म करते हैं। तो बच्चों ये इधर गया था तो इधर 2 भी आया था ना, तो -2, इधर एक एक्स्ट्रा 2 एक और है, तो -2 आया आंसर, ठीक है, इतना ही था, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है अपना, टॉपिक से 2 है इसमें भी। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये देखो ये बहुत टाइम पास है, तुम लोग खुद से भी फिगर आउट कर सकते हो, मैं जानता हूँ तुम इतने समझदार हो, लेकिन अब क्या बताना अपना फर्ज है। ये देखो ये z1 और z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो घूमेगा, ये घूमेगा लाइन, वो उस पर जो भी पॉइंट जहाँ घूमेगा वहाँ से इस z2 की दूरी और z1 की दूरी सेम रहेंगी, मतलब pb इक्वल टू pa रहेगा, मतलब इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऐसे तो निकालते हैं स्ट्रेट लाइन में भी, pa इक्वल टू pb। अब pa क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है, तो z माइनस z1 का मॉड और ये z माइनस z2 का मॉड, बरोबर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, आमने सामने मॉड देखते से तुम्हारे दिमाग की घंटी बजना चाहिए, स्क्वायरिंग तो करना है, ये बात मैंने एग्जाम क्वेश्चन में भी बताया। ये स्क्वायरिंग कर दिया तो z माइनस z1 इंटू z माइनस z1 का बार हो जाएगा जो कि बढ़ जाएगा, और z माइनस z2 इंटू z माइनस z2 का होल बार हो जाएगा जो कि बढ़ जाएगा, क्योंकि
कौन सी हमारी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, ये बहुत काम किए हैं, हाँ इसलिए तो स्क्वायर किए थे। अब इनको जब एडजस्ट कर लोगे ना फाइनल में तुमको ये इक्वेशन मिलेंगी, ये अजीब सी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर है ऑफ z1 एंड z2 पॉइंट्स। देन डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। अब गिवन पॉइंट z सी है, x सी प्लस आई वाई सी है, और लाइन अपनी फेमस जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये सिमिलर है, इसको प्रूव नहीं कर रहा मैं, आप बोर हो गया मैं, अब इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। जेड सी डायरेक्ट उठा के इस जेड की जगह पुट करता हूँ, तो जेड सी ए बार प्लस जेड सी बार ए प्लस बी, मतलब पॉइंट को डायरेक्ट इस जेड की जगह पुट करता हूँ, और नीचे क्या लिखे 2 मॉड ए, बस हो गया ये फॉर्मूला। इसको भी नोट डाउन कर लो। तो बच्चों उस पर एग्जाम्पल ले लेते डायरेक्ट फार्मूला बेस। ये लाइन है अपनी, जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल में लिया था यही लाइन थी, और हमको डिस्टेंस निकालना है ऑफ अ पॉइंट ऑफ 2i से निकालना है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको मैं लास्ट क्वेश्चन में देखो इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये बना दिया था, क्योंकि हमको 2i नहीं चाहिए, इधर 2 चाहिए और प्लस चाहिए, तो घुमा फिरा के ये बन गया था। तो ये इक्वेशन हमारी, ये दोनों सेम इक्वेशन है। तो हमारा इक्वेशन ये है। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, जो हमारा डिस्टेंस है वो इस z की जगह और z बार की जगह, दोनों की जगह हमको ये z, जो कि z इक्वल टू 2i है, जेड सी हमारा, ये उठा के हम लोग इधर रख देंगे। तो 1 माइनस आई आया 2i प्लस 1 प्लस आई आया अपना 2i का बार प्लस 2 का मॉड अपॉन 2 मॉड ए क्या अपना जेड बार के बाजू वाला ए होता है, तो मॉड 1 प्लस आई, तो मॉड 1 प्लस आई तो हम जानते हैं √2 हो जाएगा। तो बच्चों क्या नीचे क्या हो गया 2√2 हो गया, ऊपर ये माइनस 2i हो गया, तो इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करा दो। तो पहले 2i माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2i बाहर है ना, माइनस 2i आई माइनस प्लस हो गया वापस प्लस 2i प्लस 2। तो बच्चों मॉड इसलिए जाए क्योंकि कुछ बच गया तो कैंसिल हो जाए, तो 2i ये इधर आई नहीं है, सॉरी आई माइनस 1, तो 2 ये था इधर। तो बच्चों ये 2i का टर्म कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 6 हो गया, 6/2√2, तो 3/√2 आंसर है। तो हमारा डिस्टेंस क्या है, सिंपल था ना। बात क्या है, जो भी लाइन है उसके अंदर ये पॉइंट्स पुट कर देना है और अपॉन 2 मॉड है, तो इजी चीज़ है बच्चों। इस पर जेईई के क्वेश्चन इस पर नहीं बनने, अच्छे जेईई के क्वेश्चन सर्कल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आएंगे, तो हम लोग सर्कल कॉन्सेप्ट को भी वीडियो बनाएंगे और फिर हम क्वेश्चन लेंगे जेईई के पैसेजेस। थैंक यू।